क्या हाल है नाइन्थ वाले बच्चे? चुपचाप बोल रहा हूँ, टेंथ में आ चुके हो, बढ़िया से पढ़ लेना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद मैंने ये नोट्स से पढ़ा था और मेरे भी अच्छे नंबर आए हैं। ये चैप्टर पढ़ लो, बहुत ही मजा आएगा। अब तुम देखो, इस चैप्टर में तुम्हें मैं बहुत नई नई चीजें बताने वाला हूँ। तुम इस चैप्टर को कान खोलकर सुनोगे। तुम्हें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, तो चलो हम लोग चालू करते हैं। 9th से 10 आगे हो, बहुत बहुत मुबारक। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये रिव्यू देख लेते हैं, कि प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या दोस्त हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दोस्त, हम इस चैप्टर को 5 स्टेप में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद होगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद होगा एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसके बाद होगा रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, इसमें क्लास 9th की कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो तुम्हें याद रखनी होगी, तभी तुम क्लास 10th को अच्छे से पढ़ पाओगे। यहाँ पर चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले जानना होगा केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। यहाँ पर तुम नीचे केमिकल रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पर तुम क्या देख पा रहे हो कि ये हाइड्रोजन की वजह H2 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन की जगह O2 लिखा हुआ है। तो यही तो है, सिंबल का यूज किया जा रहा है ना केमिकल रिएक्शन को लिखने में। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो चीज होता है जो केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंजेस तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बहुत प्रकार की हैं। वही तो है केमिकल रिएक्शन, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया गया है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखा जा रहा है, तो वही है केमिकल इक्वेशन। कि यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला का यूज करके इसको क्या किया जाता है? लिखा जाता है और बनाया जाता है। आगे तुम देखोगे कि क्लास 9th में तुमने क्या क्या पढ़ा लिया होगा। पीरियोडिक टेबल तुम्हें 1 to 20 याद होना चाहिए, ठीक है? तभी तुम्हारा यहाँ पर इस चैप्टर में काम बन पाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हो और एक नया कंपाउंड बना रहे हो, वही क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दो रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक न्यू कंपाउंड बना रहे हैं। यही क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन है। इस चैप्टर में मेनली तुम्हें केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए तुम इस रिएक्शन को बढ़िया से पढ़ सकते हो, ठीक है? आगे अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट, इस केमिकल रिएक्शन में हमारा दो भाग हो जाता है। ये देखो, यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में दो भाग होता है, ये तुम्हारा पहला भाग और ये दूसरा भाग। जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है ना दोस्त, और ये तुम्हारे राइट हैंड साइड है। तो देखो, ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड है, LHS साइड है, ठीक है, और ये तुम्हारे RHS साइड है। अब जो भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। कैसे देखते हैं? ये देखो, कोई भी अगर तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। और वहीं इधर में तुम देख पा रहे हो कि जो राइट हैंड साइड होगा वो प्रोडक्ट होगा। लेकिन इसका डिफिनेशन तुम इस प्रकार भी लिख सकते हो, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कह देंगे? रिएक्टेंट कह देंगे, ठीक है? जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उसे हम लोग रिएक्टेंट कह सकते हैं। लेकिन यार, तुम ये बात भी बोल सकते हो कि कोई सब्सटेंस जो है पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, उससे तो हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे ही। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट क्या है? LHS साइड में प्रेजेंट है, LHS साइड में प्रेजेंट है रिएक्शन का, तो उससे भी हम रिएक्टेंट कर देंगे। तुम्हें कोई एक डिफिनेशन याद करके रखना होगा। उसी तरह यार, प्रोडक्ट होता है कि जो भी हमारे RHS साइड में प्रेजेंट है उसे हम लोग प्रोडक्ट कह देते हैं। रिएक्शन के RHS साइड में होना चाहिए। और अगर हमें कुछ इसको दूसरे तरह से याद करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन क्या हुआ? पहले तो रिएक्शन हुआ, उसके बाद एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट कह देते हैं। इस तरह से भी तुम याद करके रख सकते हो, ठीक है? आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो साइंबोल, अगर तुमने यार पिछला वाला रिएक्शन देखा होगा तो यहाँ पर तुम क्या देख पा रहे होगे कि हाइड्रोजन के यार बगल में G लिखा हुआ है। ये G क्या है? ऑक्सीजन के बगल में ये G लिखा हुआ है, ये G क्या है? और यहाँ पर H2O के बगल में यहाँ पर L लिखा हुआ है, ये L क्या है? तो वही तो है दोस्त। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है? अगर तुम्हें कोई भी रिएक्शन या फिर एलिमेंट के बगल में S दिखे तो समझ जाना वो बगल वाला जो एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में है। अगर उसके बगल में तुमको L दिख जाए तो समझ जाना कि वो जो है लिक्विड स्टेट में है।
अगर गे जी में दिख जाए तो समझ जाना बगल वाला जो एलिमेंट है वो गैसियस फॉर्म में है। अगर तुम्हें एक क्यू में दिखे तो तुम क्या समझोगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ का। एक क्यू में दिखे तो तुम क्या समझोगे, ठीक है। आइए हम लोग एक क्यू अगर तुम्हें बगल में दिखे कोई भी रिएक्शन के तो तुम उसे कैसे समझोगे, यहाँ पर तुम देखो। और हाँ, एक चीज और है कि एक्वस एक्यू क्या होता है, तो भैया उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एक्यू। तुम्हें अगर केमिकल रिएक्शन में इसका यूज करना है तो तुम एक्यू के फॉर्म में ही लिखोगे। कैसे लिखना है और एक्वस क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। द सिंबल ऑफ एक्यू इज यूज टू इंडिकेट दैट ए सब्सटेंस इज डिजोल्व इन वाटर फॉर्मिंग एन एक्वस सॉल्यूशन। देखो, कोई भी सब्सटेंस है, मान के चलते हैं तुम्हारे पास NaCl है, NaCl है, ठीक है। अब तुम उसे क्या किए, पानी में डाल दिए, तो NaCl पानी में जाने के बाद क्या बन गया, एक क्यू बन गया। एक क्यू का मतलब होता है पानी में घुला हुआ, ठीक है। तुम इसे याद कर रख के रख सकते हो। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाता है हीट। हीट अगर तुम्हें कहीं भी रिएक्शन में दिखे, अगर ट्रायंगल के फॉर्म में दिखे तो समझ जाना वो हीट वहां पर उस रिएक्शन में हीट लग रहा है, ठीक है। कैसे देखोगे तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो, यहीं पर नीचे मैं बना देता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, मान के चलते हमारे पास CaCO3 है, ठीक है। ये तो हमारे पास कंपाउंड है। अब हमें इसे क्या करना है कि हमें इसे तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए तुमको इसे गर्म करना होगा, ऐसी बात है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर लग रहा है ट्रायंगल, तो समझ जाना इस रिएक्शन में तुम्हारा क्या यूज हो रहा है, हीट का यूज हो रहा है। इसमें हीट आवश्यक है तभी ये CaCO3 टूटेगा। ये सब रिएक्शन में नहीं होता है, कुछ कुछ रिएक्शन में हमें हीट की बहुत 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 जरूरत पड़ती है। देन यार उसके बाद आता है गैस इवॉल्व। अब देखो, कोई रिएक्शन हो रहा है, अब तुमने यार क्या किया, कोई गरम कोई गरम तावा था, मतलब कोई गरम बर्तन में तुमने क्या किया, कर दिया, पानी डाल दिया, तो वहां से क्या होगा, गैस इवॉल्व होगा। और गैस इवॉल्व होने का साइन है ये अपर एरो, ठीक है। कहीं से भी कोई भी रिएक्शन में अगर तुम्हें ये अपर एरो दिख जाए, मान के चलना है कि वहां से उस रिएक्शन से क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है। और देन है यार ये पीपीटी। पीपीटी क्या होता है हम लोग इस स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। देखो पीपीटी क्या होता है कि प्रेसिपिटेट, इसका फुल फॉर्म नेम होता है प्रेसिपिटेट, तो तुम इसे याद कर सकते हो, लेकिन यार इसे हम लोग पीपीटी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। पीपीटी क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, कोई भी सॉलिड है इन ए सॉल्यूशन, कोई भी सॉलिड इन सॉल्यूशन इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मान के चलते ही ये तुम्हारे पास पानी है, ठीक है। अब इस पानी में तुम क्या करो कि सोयल डाल दो, सोयल डाल के एकदम से घोर दो, मतलब कि सोयल डाल के घोल दो, ठीक है। अब तुमने सोयल डाल के पूरा घोल दिया है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर तुम 2-3 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो सोयल जो है यहाँ पर नीचे आकर के बैठ जाएगा। इसी अगर यहाँ पर ये नीचे आके बैठा, इसी स्पेसिफिक टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पीपीटी, ठीक है। पीपीटी कह देते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी टर्म में समझने में दिक्कत है तो तुम उसे पीछे करके देख सकते हो। ये पीपीटी तुम्हारा एकदम से डन हो चुका है। यहाँ पर मैंने तुम्हें सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ और आगे इसके बारे में तुम्हें और बेहतरीन से जानकारी मिलते रहेगी। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे। जैसे कि क्या होता है यार, कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज, मान लो ना तुम क्लास 9 में केमिकल चेंज के बारे में पढ़े हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं। किसी सब्सटेंस का कलर बदल गया तो वो हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें 5 तरह की चेंजेस को पढ़ना है। क्या है, पहला चेंजेस हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज इन स्टेट होता है। क्या हुआ, एक हमारे पास पानी था, ठीक है, वाटर है, हमने उसको गर्म कर दिया, वो क्या बन गया, गैसियस फॉर्म में बन गया। यही तो है चेंज इन स्टेट, ठीक है। स्टेट मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया, और फिर क्या हुआ, फिर टेम्परेचर हाई हो गया किसी चीज का, ठीक है। उसमें और कोई रिएक्शन में क्या हुआ कि गैस इवॉल्व होने लग गया, और कोई रिएक्शन में क्या हुआ, पीपीटी बन गया। तो ये होते हैं कुछ चेंजेस। एक एक करके हम लोग इसके रिएक्शन को जानना है, यहाँ पर मेन इसके रिएक्शंस को जानना है, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले चेंज इन स्टेट के रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखो, चेंज इन स्टेट क्या होता है, अगर कोई भी स्टेट है, स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब स्टेट मतलब सॉलिड से वो लिक्विड चला जा रहा है या फिर लिक्विड से वो गैस चला जा रहा है, तो यही तो है चेंज इन स्टेट। यहाँ पर एक बेहतरीन एग्जांपल है ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, ठीक है। देखो क्या है, पहले हाइड्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में
उपस्थित है और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है। अब क्या होता है, जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, दोनों गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जब दोनों एक निश्चित रेशियो में मिलकर वाटर बना देते हैं और वो जो फॉर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसा ही बहुत सारे रिएक्शन है, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक रिएक्शन बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर मैंने तुम्हें चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल देख करके रिएक्शन बता दिया है। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया रिएक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या है ये? अरे बाबा देखो, अगर तुम किसी भी सब्सटेंस को रिएक्शन करा रहे हो तो उसमें कलर चेंजेस जरूर देखने को मिल जाएंगी। कैसे देखने को मिलेंगी वो देखते हैं। अब मान के चलते हैं तुमने क्या किया, तुम्हारे पास कॉपर है। कॉपर क्या होता है यार? वही तार तार तार, जो देहाती लैंग्वेज बोलते हैं तार। ठीक है, तुम्हारे पास क्या था? कॉपर था। कॉपर है, मान के चलते हैं ये कॉपर है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ। अब ये कैसे होता है? अगर तुम कॉपर को खुलेआम छोड़ दोगे, ऑक्सीजन से वो धीरे धीरे रिएक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन था। वातावरण में ऑक्सीजन था और वहां पर क्या हुआ? जो कॉपर था वो धीरे 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 ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ। ठीक है, अब ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद क्या हुआ? जो कॉपर का ऑफिशियल कलर यहाँ पर तुम देख सकते हो ब्राउन था, वो क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया और यहाँ पर इसका कलर जो है ब्लैक हो गया। यही तो है कलर चेंजेस दोस्त, यही तो है। हाँ, याद रखना यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है, ऑक्सीजन कलरलेस गैस है। लेकिन यहाँ पर कॉपर क्या हुआ? कॉपर एक फॉर्म क्रिएट किया, मतलब एक अपर लेयर में एक लेयर बैठाकर वो कॉपर ऑक्साइड बना दिया, जो कि है ब्लैक कलर का। ये एग्जाम में काफी बार पूछे गया है। ठीक है, यहाँ पर तुम इस रिएक्शन को भी देख सकते हो, वैसे मैंने ये समझाने के लिए लाया था। अब नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। दोस्त देखो, चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है? ये तुम्हारे पास बीकर दिख रहा है, ये बीकर दिख रहा है। रुक जाओ, थोड़ा सा जूम करते हैं दोस्त, थोड़ा सा जूम। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें ये बीकर दिख रहा है, बीकर दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि तुमने क्या किया? पहले तो पानी रखा, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना। तुमने 9 क्लास में फॉर्मूला बनाने जरूर सीखा होगा। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाल रहे हो। मान के चलते हैं तुमने इसमें क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। अब यहाँ पर जब तुमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए कच्चा चूना यार, चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग चूना बोलते हैं, कच्चा चूना होना चाहिए। और वो तुमने क्या किया? पानी में डाला। अब यार कच्चा चूना बहुत बेहतरीन, मतलब कि बहुत हाईली रिएक्टिव तो नहीं बोल सकते हैं। कच्चा चूना क्या होता है? पानी के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तब यार एक बच्चा गया उसमें और उस बीकर को छू कर देखा, तो वहां पर क्या देखा कि बीकर का जो टेम्परेचर था वो क्या था? इंक्रीज हुआ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो इसका रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो? H2O में हमने क्या किया? ये CaO को रिएक्ट कराया, मतलब क्यूक लाइम को रिएक्ट कराया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कह देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कराया? रिएक्ट कराया। अब अगर रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर हीट रिलीज हुआ। क्या हुआ? हीट, बहुत सारा हीट क्या हुआ? रिलीज हुआ। हाँ, एक टाइम पर हीट खत्म हो जाएगा ना यार। ठीक है, एक टाइम तो खत्म होगा ही, लेकिन यहाँ पर हीट रिलीज होगा और इस लाइम वाटर को हम लोग क्या कह देते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड कह देते हैं। ओके, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कह देते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तुमने क्या देखा इस रिएक्शन में? अगर हम पानी में कैल्शियम ऑक्साइड क्यूक लाइम को अगर ऐड करते हैं तो वो बहुत हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है बीकर से, और तभी एक बच्चा छूकर देखता है बीकर को तो वहाँ वो हीट महसूस करता है, गर्म महसूस करता है। यही तो है हमारा तीसरा चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी तुम अपने नोटबुक में उतार सकते हो। हाँ, ये नोट
मैंने खुद पढ़कर अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं साइंस में, इसीलिए तुम भी इस नोट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है। तुम यार एसिड के बारे में जान रहे हो ना। एसिड बहुत हाई रिएक्टिव है। अगर तुम उसे अपने हाथ या हथेली में लोगे ना तो वो तुम्हारा हथेली छेद करके दूसरे तरफ से निकल जाएगा। हाँ, कंसंट्रिक एसिड होना चाहिए। कंसंट्रिक एसिड मतलब हाई एसिड होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर एक बीकर है, उसमें क्या कर दिया तुमने, कॉर्क लगा दिया और यहाँ पर ग्लास ट्यूब तुमने इस तरह से छेद करके डाल दिया। ये हमने क्यों समझा रहा हूँ, इसमें मैं तुम्हें इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में समझाना चाहता हूँ, मतलब गैस कैसे निकलता है एक रिएक्शन में। अब यहाँ पर क्या किया गया, डाइल्यूट एसिड लिया गया। डाइल्यूट एसिड दोस्त पानी में घुला हुआ एसिड लिया गया है, ठीक है। पानी में घुला हुआ एसिड बहुत यार बहुत 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 हाई रिएक्टिव होता है। एसिड हुआ बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब एसिड क्या होता है कि एसिड जो है ना लोहा तक को अपने में गलाने का क्षमता रखता है। तो उसमें क्या कर दिया गया, जिंक जिंक का टुकड़ा डाला गया। यहाँ पर गैंगुलेस का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम क्या कर दिया गया है, जिंक का टुकड़ा डाल दिया गया है। अब अगर जिंक का टुकड़ा यहाँ पर डाला गया तो अगर ये लोहा को गला सकता है दोस्त, तो ये जिंक क्या चीज है, जिंक क्या चीज है। यहाँ पर ये जिंक को भी गलाना स्टार्ट किया और जैसे ही जिंक को गलाना स्टार्ट किया तो यहाँ से H2O गैस क्या होने लगी, निकलने लगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पर तुम इस रिएक्शन को देख सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने क्या किया, जिंक ऐड किया, ठीक है, जिंक ऐड किया। अब यहाँ पर जो था जिंक, वो क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया। देखो यहाँ पर जिंक ZnSO4 आपस में मिल गया है। यहाँ से वो क्या किया, हाइड्रोजन को इसको हटा के फेंक दिया, ठीक है, इसको हटा के फेंक दिया। और वो क्या हुआ कि ZnSO4 बन गया और हीट को फेंक दिया था ना दोस्त, यहाँ पर फेंक दिया था, इसीलिए हीट क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। अब अगर तुम हाइड्रोजन गैस टेस्टिंग करना चाहो कि यार ये जो गैस निकल रहा है ये कौन सा गैस है, तो देखो अगर वो गैस हाइड्रोजन है तो अगर क्या होगा, तुम अगर माचिस जलाकर तुम अगर यहाँ पर निकल रहा है ना, यहाँ पर अगर निकल रहा है हाइड्रोजन गैस, अगर तुम माचिस जलाकर मैच स्टिक जला करके तुम इसके सामने लाओगे ना तो पॉप अप साउंड आएगा दोस्त। पॉप अप साउंड ऐसे जैसे ले जाओगे पट पट का आवाज आएगा, तो तुम समझ जाना वहां से जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और केमिकल चेंज का लास्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ठीक है। पीपीटी बनता कैसे है, पीपीटी के बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट होता है। ये बनता कैसे है और क्या होता है ये, तो देखो पीपीटी जो होता है प्रेसिपिटेट होता है और वो क्या होता है, नीचे जम जाता है, सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, ठीक है। क्या किया जा रहा है इस एक्टिविटी में, यहाँ पर देखो दो बीकर लिया जा रहा है, ये फर्स्ट बीकर है और ये सेकंड बीकर है, ठीक है। यहाँ दो बीकर लिया गया, उसमें दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए गए। पहला बीकर में सोडियम सल्फेट लिया गया और दूसरा बीकर में बेरियम क्लोराइड लिया गया। यहाँ पर तुम इसका फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। सोडियम सल्फेट का Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का BaCl2। यहाँ पर दो सॉल्यूशन लिया गया, दोनों सॉल्यूशन को एक गिलास में मिला दिया गया, ठीक है, मतलब नहीं उसी को एक सेपरेटली गिलास में डाल दिया गया। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्या किया गया, मिक्स किया गया। अगर दोनों मिक्स हुए तो क्या हुआ, यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अगर दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, ठीक है, BaSO4 बनेगा। वो ये बन कैसा रहा है अभी इसमें ध्यान मत दो, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। चेंजेस केमिकल रिएक्शन तो हो गया, हम तुम्हें ये फॉर्मूला बनाने सिखाऊंगा, रिएक्शन बनाने सिखाऊंगा टाइप ऑफ केमिकल चेंजेज में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात क्या है, यहाँ BaSO4 बन गया जो कि क्या है, प्रेसिपिटेट है। BaSO4 यहाँ पर बनेगा और ये क्या करेगा, ये नीचे बैठ जाएगा दोस्त, यही है प्रेसिपिटेट, ठीक है। और NaCl तुम जानते हो, NaCl दोस्त नमक, नमक क्या करेगा यार, नमक पानी में घुल जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ पर इस रिएक्शन में देख पा रहे हो ये प्योर NCERT से उठाया गया रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है,
अगर इस बीकर में हम लोग ने दोनों को मिला दिया तो यहाँ क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। मतलब ये जो बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट है वो नीचे बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये एनसीईआरटी का प्योर रिएक्शन है, इसे तुम देख पाओगे अपने एनसीईआरटी बुक में। लेकिन यहाँ पर तुम ये यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ चुके होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है चेंज इन केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें तुम्हें ये 4 प्रकार के मेन टाइप पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन के, और कुछ अन्य प्रकार के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन ये और भी बढ़िया से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले तुम इसे टाइप को जानो, मैं तुम्हें आगे एक एक करके सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तुम्हारे कुछ 4 प्रकार के रिएक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्त, कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना। तो अब इस डेफिनेशन से समझो कि यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता होगा। 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। अब देखो क्या हो रहा है कि 2 और मोर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है दोस्त, ये क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगला रिएक्शन तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिंगल मतलब 2 और मोर कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड और ये एक कंपाउंड, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यही तो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये दोस्त बना कैसे, ये रिएक्शन जो है वो बना कैसे। अब देखो तुम क्लास 9th में फॉर्मूला बनाना जानते थे। देखो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये तुम 9th क्लास में ही पढ़ चुके होगे। लेकिन यहाँ देखो कि अगर CaO, CaO क्या था, याद करो, मैंने तुम्हें पीछे पढ़ा चुका है। CaO है कैल्शियम ऑक्साइड क्यूकलाइम। क्यूकलाइम अगर हम इसको पानी में मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैसे बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि कैल्शियम, ये कैल्शियम क्या हो रहा है, वाटर से मिल जा रहा है और यहाँ पर ये कंपाउंड बन जा रहा है। ये तुम्हें याद कर लेने होंगे। हाँ, अगर यहाँ पर ये बेस बना रहा है तो तुम हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है मिलना। देखो यहाँ पर इस डेफिनेशन को पढ़ो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पता चल जाएगा। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट, ये 2 और मोर रिएक्टेंट है, ठीक है, 2 रिएक्टेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। ये सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, वही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर ये प्लस H2O ये नहीं बन सकता, ठीक है दोस्त। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा केमिकल थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। लेकिन हाँ, रिएक्टेंट इसके 2 हो सकते हैं, रिएक्टेंट इसके 2 हो सकते हैं। यहाँ पर तुम कार्बन और ऑक्सीजन को मिला करके CO2 बना दे रहे हो, इसके अलावा CO2 के अलावा और कुछ नहीं बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। हाँ, लेकिन रिएक्टेंट जो होंगे वो 2 होंगे। यहाँ पर तुम इस एग्जांपल से समझ सकते हो, A और B जब आपस में मिला, A और B क्या हुआ, आपस में मिल रहा है, प्लस हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो क्या दिखा रहा है, रिएक्ट दिखा रहा है, रिएक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर अगर ये दोनों मिला तो क्या हुआ, मिल के एक यूनिट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, एक यूनिट बन गया, ठीक है। वही तो होता है दोस्त, यूनिट बन के क्या दिखा दिया, कॉम्बिनेशन दिखा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये समझ में आया, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो पीछे करो एंड देन फिर से वॉच करो, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है,
कि यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो दो प्रोडक्ट में टूटता है। पिछला में क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि यहाँ पर जो थे, यहाँ पर क्या था, दो रिएक्टेंट थे, वो सिंगल प्रोडक्ट में बन रहा था। दो रिएक्टेंट थे, ये देखो, ये पहला और ये दूसरा, दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, वो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। कैसे टूट रहा है देखते हैं। H2O है, H2O है, अगर हमें इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना है, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करानी होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी होगी हाइड्रोजन में, मतलब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, एंड देन तुम्हारा जो वहाँ से दो गैस निकलेंगे, हाइड्रोजन होगा और ये ऑक्सीजन होगा, ठीक है। यहाँ से टूट जाता है ना, क्या कर रहे हो तुम, सिंगल रिएक्टेंट का यूज कर रहे हो, सिंगल रिएक्टेंट का यूज कर रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने के लिए, ठीक है। उसी तरह है AgCl है, AgCl है, AgCl क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में आते ही इसको क्या चाहिए टूटने के लिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए। अब अगर तुम इसे सनलाइट दे देते हो, अब अगर तुम इसे सनलाइट इसे मिल जाता है तो वो Ag और Cl2 में टूट जाएगा। अब यहाँ पर Cl के नीचे 2 क्यों लगाया गया, देखो दोस्त, Cl2 अगर कहीं भी एलोन में है, मतलब अगर Cl2 कहीं भी अकेला है, अकेला है Cl2, मतलब क्लोरीन अगर कहीं भी अकेला है तो उसके साथ 2 लगता है, क्योंकि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है। आगे अगर तुम देखो तो इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होते हैं। क्या होता है, पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो क्या होता है, एक एक करके हम तुम्हें बताऊंगा। यहाँ क्या हो रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट देकर, ठीक है, हीट, थर्मल का मतलब ही होता है हीट, तो क्या किया जा रहा है, CaCO3 में हीट दिया जा रहा है। अब यहाँ इसका लिखने का क्या मतलब है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि तुम हीट दे रहे हो, उसमें डबल रिएक्टेंट नहीं हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट ही टूटता है दो प्रोडक्ट में। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन है, यहाँ पर CaCO3 है, ठीक है, CaCO3 है, उसमें तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम हीट दे रहे हो, हीट तुम दे रहे हो, उसको तुम ऐसे लिखोगे, या फिर तुम CaCO3 हीट ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ प्लस करके भी ऊपर की तरह, ऊपर ऊपर जैसा लिखा हुआ है इस तरह से भी लिख सकते हो। हाँ, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या होता है, किसी में फोटो डिकम्पोजिशन हो, मतलब फोटो का मतलब होता है दोस्त लाइट की वजह से, लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो। तो मैंने तुम्हें पिछले ही बता चुका है कि AgCl है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Cl2 के फॉर्म में टूट जाता है, उसे जहां भी लाइट मिलता है वो Ag और Cl2 के फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीसरा फॉर्म क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। H2O जो है, H2O जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है और तब वो H2 और O2 में टूट रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी लगे ये प्रोडक्ट को निकालने के लिए, उसी को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पर हमें तीसरा नंबर का रिएक्शन जो देखने को मिलता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, पहले डिफिनेशन देखते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। अब यार जो शक्तिशाली मेटल है, शक्तिशाली पावरफुल मेटल है, वो अपने से कम शक्तिशाली मेटल वो को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। जैसे तुम इस रिएक्शन की मदद से देख पा रहे हो
कि ए अकेले बैठा हुआ है और बी सी आपस में साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। ए क्या है, शक्तिशाली एलिमेंट है और बी हो सकता है यार ये लो मतलब कमजोर एलिमेंट है। हाँ, और ये जो सी है ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, इसे ये नहीं हट सकता। देखो क्या हुआ, ए क्या किया, ए शक्तिशाली था और वो बी सी के साथ नहीं नहीं, ए जो है वो शक्तिशाली है लेकिन बी और सी आपस में बाउंड बना करके बैठे हुए हैं। ए क्या करेगा, बीसी से रिएक्ट होगा, ए क्या करेगा, बीसी से रिएक्ट करेगा और वहां से बी को निकाल फेंकेगा और खुद एसी के साथ बैठेगा। यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है निकाल फेंकना, हटाना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है हटाना, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि Fe, अब यहाँ पर एक अकेले बैठा हुआ एक व्यक्ति है, Fe एलिमेंट है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट में यहाँ पर कॉपर एक एलिमेंट बैठा हुआ है, ठीक है। कॉपर Fe से कमजोर है। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कमजोर है या फिर लो रिएक्टिव है, आगे हम तुम्हें बताऊंगा। यहाँ देखो Fe जो है वो कॉपर से कमजोर है। कैसे बता रहा हूँ ये तुम यहाँ पर रिएक्शन में देख सकते हो। मतलब ये है रिएक्टिविटी सीरीज है, तुम्हें ये लर्न करना बहुत जरूरी है। इससे तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आराम से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो इस रिएक्शन में क्या था, Cu जो था, Fe जो था वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। तो देखो यहाँ से रिएक्टिव एकदम से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। मतलब जो पहला वाला मेटल है वो दूसरा मेटल से हाईली रिएक्टिव है। मतलब पहला बहुत रिएक्टिव, दूसरा उससे कम रिएक्टिव, तीसरा Na से कम रिएक्टिव, इसी तरह नीचे वाला जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जो मैंने तुम्हें यहाँ पर रिएक्शन में था, Fe CO को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। देखो Fe क्या करेगा, CO के साथ बैठ जाएगा, मतलब Fe क्या करेगा, CO को हटाकर SO4 के साथ बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि Fe क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है कॉपर से। देखो कैसे, देखो Fe यहाँ आ रहा है, Fe बोले तो आयरन, Fe बोले तो आयरन यहाँ आ रहा है। वहीं देखो कॉपर क्या है, यहाँ आ रहा है। मतलब कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसीलिए ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा सल्फेट से और फिर खुद ब खुद सल्फेट के साथ बैठ करके फेरस सल्फेट बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, ठीक है। उसी तरह ये दूसरा भी रिएक्शन है। लेकिन अगर क्या होगा, मान के चलते हैं एक ऐसा केस बनाते हैं जहाँ क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, मान के चलते हैं हम लोग Cu ले रहे हैं, Cu अकेला बैठा हुआ है और यहाँ पर एक उससे हाई रिएक्टिव मेटल का NaCl बना हुआ है। तो क्या ये रिएक्शन होगा, यहाँ पर Cu से ज़्यादा रिएक्टिव वाला एक क्या है, मेटल बैठा हुआ है, देख लो Na है, लेकिन यहाँ पर Na है, लेकिन यहाँ पर जो Cu है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, जिसके कारण Cu Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्या आपको नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कैसे, Cu Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, हटा नहीं पाएगा, क्योंकि ये भाई कमजोर है, कमजोर दिल वाला है। लेकिन Na क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है, Cu नहीं हटा पाएगा Na से, इसीलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन में तुम ध्यान से देख पा रहे होगे, तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज अपने एनसीईआरटी बुक में देख लेना है। ये शायद से तुम्हारा मेटल नॉन मेटल चैप्टर में ये रिएक्टिविटी सीरीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है, दो अलग अलग कंपाउंड है, यहाँ देखो दो अलग अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ए भी अलग कंपाउंड है, सी डी अलग कंपाउंड है। ये दोनों क्या किया, रिएक्ट किया आपस में और यहाँ दो अलग कंपाउंड बना दिया। कैसे, एडी, देखो तो इधर कोई एडी नाम का कंपाउंड था, इधर LHS साइड में नहीं था, तो ये अलग कंपाउंड बना ना दोस्त। और CB भी इधर नहीं था, वो कैसे बना तुम्हें मैं समझाता हूँ। देखो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करता है, ए क्या करा, डी के साथ चला गया और बी क्या किया, सी के साथ चला गया। देखो AD नामक एक कंपाउंड बना और BC नामक एक कंपाउंड बना।
जो तुम इस रिएक्शन में देख रहे हो कैसे हो रहा है रिएक्शन, तुम देखो Na2SO4 है और BaCl2 है। मैंने क्या बताया था पीछे कि मैं तुम्हें ये रिएक्शन लिखना सिखाऊंगा। अगर तुम क्लास 9th में फॉर्मूला बनाने अच्छे से जानते होगे तो तुम्हारे लिए यह रिएक्शन लिखना काफी आसान होने वाला है। क्या होगा, तुम यहाँ देखो Na2SO4 है और यहाँ पर BaCl2 है। Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 है और यहाँ BaCl2 है। Na2SO4 क्या करेगा, यहाँ के Cl के साथ जाएगा। ध्यान देना, Na क्या करेगा, यहाँ के Cl के साथ जाएगा। सिर्फ Na जाएगा ना दोस्त, Na यहाँ के Cl के साथ चला जाएगा और Ba यहाँ का SO4 के साथ चला जाएगा। जिस तरह से तुम्हें ये ऊपर वाला रिएक्शन दिख रहा है, क्या होगा, NaCl के साथ चला जाएगा और BaSO4 के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये दो आपस में नहीं मिल सकते। कौन नहीं मिल सकते, ये और ये आपस में नहीं मिल सकते और ये आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, एलिमेंट हो जाते हैं। एलिमेंट हो जाते हैं, ये आपस में नहीं मिल सकते हैं, ये सिंगल एलिमेंट हो जाते हैं, नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ जरूर ये NaCl के साथ मिल सकता है और BaSO4 के साथ मिल सकता है। देखो उसी तरह से किया गया है। BaSO4 के साथ मिला, क्या हुआ, BaSO4 के साथ मिला। NaCl के साथ मिला, क्या हुआ, NaCl के साथ मिला, क्या हुआ, NaCl के साथ मिला, NaCl के साथ मिला, NaCl के साथ मिला। तो तुम NaCl यहाँ पर बन जाता है। अब BaSO4 मिलता है तो यहाँ पर वैलेंसी का भी कमाल है। यहाँ पर तुम्हें वैलेंसी जानना होगा Ba का। क्या होगा देखो तुम किस तरह से बनेगा, मैं तुम्हें यहाँ पर छोटे से फॉर्म में समझा देता हूँ। देखो हल्का सा पेन को ठीक करने दीजिए। यहाँ पर तुम जानते हो Ba का जो होता है बेरियम और यहाँ पर SO4। तुम्हारे 9th क्लास में एक टेबल दिया गया होगा, उसमें ये सभी चीजें दी गई होंगी। अब जो Ba का वैलेंसी होता है वो होता है 2 एंड ये जो है SO4 का जो वैलेंसी होता है ये भी 2 होता है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। अब आपस में मिलने के बाद Ba2SO4 और इसका हाल 2s2, ठीक है, ये यहीं पर कट जाएंगे। ठीक है, और बना देंगे BaSO4, ठीक है, BaSO4 बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम यहीं पर इसे काट देना चाहो तो काट दो एंड सिंपली क्या कर दो, BaSO4 लिख दो। ठीक है, यहीं से यहाँ पर खेला तमाम हो जाता है और यहाँ पर ये BaSO4 बन जाता है। उसी प्रकार NaCl बनता है, तुम बना कर देख लेना, बहुत इजी वे से बन जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े तो हमने यहाँ पर 4 रिएक्शन, ये जो 4 रिएक्शन थे ये चारों रिएक्शनों को अच्छा से पढ़ लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर तुम्हें शुरू बार में समझ में नहीं आया है तो तुम यार बार बार इस चीज को पढ़ोगे और तुम्हें हर जगह के टीचर इसे पढ़ाएंगे, तब तुम्हें यह आसानी से समझ में आ जाने वाला है। ये बस एक पहला तरीका है समझने का। उसके बाद है आता है हमारा अदर टाइप ऑफ रिएक्शन, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो दोस्त, ये तुम यार पहले ही समझ चुके हो, लेकिन ये स्पेसिफिक टर्म को तुम्हें समझना है कि क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मान के चलिए एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अब वहां से क्या हो रहा है कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया था ना, इस बीकर वाला एग्जांपल देखे कि इसमें ये बच्चा छू रहा है और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसी स्पेसिफिक टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो, उस रिएक्शन में को हम लोग क्या कह देंगे, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। ये पूरा हमने तुम्हें पहले भी बता चुका है, लेकिन ये जानना जरूरी था कि जिस भी रिएक्शन से हीट निकले, प्रोड्यूस हो, हीट क्या हो, प्रोड्यूस हो, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। लेकिन दोस्त यार भैया इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए ये यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे।
यहाँ पर तुम देख पा रहे हो ये हो गया। अब उसी तरह उसका अपोजिट होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन वो क्या होता है? ये है रिएक्शन इन विच हीट आर एब्जॉर्ब। हीट आर एब्जॉर्ब मतलब रिएक्शन होने के लिए उसे हीट चाहिए। खाना बनने के लिए हमें हीट चाहिए ना दोस्त। ब्रेड को पकने के लिए हीट चाहिए। फ्राई पैन में यार एग को अच्छे तरीके से फ्राई होने के लिए हीट चाहिए। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को हीट चाहिए। तो उसी टाइप के रिएक्शन अगर हो तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। क्या है? किसी भी रिएक्शन में हीट निकले, हीट प्रोड्यूस हो, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक। और किसी भी रिएक्शन में अगर हीट लगे, खाना बनाने में हीट लग रहा है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद बस 5-10 मिनट का क्लास बचा हुआ है, करके जाना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? चाहे तो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। अब यार कैसे क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो देखो ना दोस्त, यहाँ पर देखो, ये Cu था। Cu अकेला कंपाउंड है, उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा कि नहीं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ H2। यहाँ पर दूसरा जो एग्जांपल दिया गया है उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। कैसे? कार्बन एक यहाँ पर मेन अथी मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो रहा है वो स्पेसिफिक को मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर CH4 कोई कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन बाद में जाकर के यहाँ पर क्या हो रहा है? CH के साथ मतलब CH के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो CH साथ CH4 एक थे मजे से बैठे हुए, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन ने क्या किया? रिएक्ट कर दिया। और क्या हुआ? कार्बन से ये जो हाइड्रोजन था वो हट गया। तो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं? कार्बन क्या था? मेल मॉलिक्यूल है, उसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ? यहाँ पर निकल गया। इसको भी हम लोग कह देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चूंकि रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पर तुम इसे भी बता सकते हो कि C के साथ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, C के साथ ऐड नहीं हो रहा है ऑक्सीजन, देखो तो हो रहा है ना। तो हो रहा है तो ये भी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। इससे याद रखना है तुम्हें, ये झोल झाल नहीं याद करने की जरूरत है यार। अगर आए एग्जाम में लिखने तो तुम इसी को लिख के आओगे, इसको नहीं। ये बस तुम्हें समझने के लिए है। बस आगे चलते हैं। और हाँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है दोस्त। अगर तुम सेव को काट करके छोड़ देते हो, ये कटा हुआ सेव है, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये भाग जो है कटा हुआ सेव है और ये फ्रेश है। अगर तुम काट करके छोड़ देते हो तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के कैसा बन जाता है? अजीब सा। ये साइड देखो अजीब सा बन जाता है, हो गया उसमें ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाता है, वो हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा है। वहां क्या हो रहा था? इस रिएक्शन में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। लेकिन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। उसको हम लोग क्या कह देंगे? रिडक्शन रिएक्शन कह देंगे। ये डिफिनेशन तुम पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं। ये जो रिएक्शन है ये तुम्हें समझाने के लिए दिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो C2H2 है और H2 है। ये रिएक्शन पे तुम जोर मत देना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने इसे समझाने के लिए लाया, ठीक है। C2H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। पहली बात देखो, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन तुम्हें
प्रोडक्ट में देखना है हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्ट में देखना है। यहाँ देखो दोस्त C2H2 है, C2H2 है, C2 के पास मात्र 2 H2 हैं, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, 2 H2 और जुड़ गए, मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और जुड़ गए, और क्या हुआ यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा यार, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर तुमने ये तो जान गया, यहाँ पर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को जानने में। आगे हम लोग लास्ट एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में जानते हैं, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या होता है, कोई कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे होते हैं, दोनों ही हो रहे होते हैं। कैसे, देखिए पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर द रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब दोस्त गलत बोल दिया यार, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर तुम देखो क्या हो रहा है, मान के चलते हैं ये पहला हम लोग देख रहे हैं। अच्छा पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये एक रिएक्शन है लेकिन इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। कैसे कहेंगे आइए देखते हैं। यह हमारे पास COO है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन गायब हो गया। तो याद करो मैंने क्या बताया था, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पर इसे हम लोग इस तरह से करके रिडक्शन रिएक्शन लिख दिए। तुम्हें इसी तरह से ग्राफ में दिखाना है, हल्का सा इसे साफ करके आगे हम इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बताते हैं। उसके बाद देखो यहाँ क्या हुआ, H2 अकेले था, H2 अकेले था, आफ्टर रिएक्शन इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। देखो ना दोस्त, H2 यहाँ अकेले था, यहाँ बाद में ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। तो उन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, चाहे तो ऑक्सीजन ऐड हो चाहे तो हाइड्रोजन रिमूव हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये तुम्हें और दो एग्जाम्पल हैं जो तुम्हारे NCERT के लास्ट पेज में देखने को मिल जाते हैं, इसे भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो रिडॉक्स रिएक्शन का ये भी एग्जाम्पल है, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरह से हो रहा है। मेरे साथ साथ अगर तुम जानोगे तो बढ़िया रहेगा। ये मैं तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ZNO है, ठीक है, और कार्बन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। ध्यान देना आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, Zn अकेला हो जा रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो पहला अगर हम लोग कंपाउंड देखें Zn, तो Zn के साथ मिला दो Zn को, ZnO है उसको Zn के साथ मिला दो, और यहाँ क्या हो रहा है, ZnO है लेकिन बाद में क्या बन गया, Zn बन गया। मतलब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन इससे क्या हो गया, गायब हो गया, रिमूव हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं, रिडक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं, रिडक्शन रिएक्शन होगा ना, ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। अब वहीं अलग से हम लोग देखें, यहाँ C है, C के साथ पहले मिला दीजिए, ठीक है, C के साथ आपने मिला दिया। अब यहाँ पर तुम देखो C पहले अकेले था लेकिन अब उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो गया है दोस्त, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, याद करो ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। इसी तरह ये तुम बना लोगे, क्या बना दूं, बना लोगे या बना दूं, बना देता हूँ, बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ MnO2 है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको Mn के साथ खोजिए आफ्टर रिएक्शन में, आफ्टर रिएक्शन आपने इसको Mn के साथ खोज लिया।
ये पूरा के साथ होगा। देखो यहाँ पर पहले था ऑक्सीजन इसमें, लेकिन यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन दिख भी नहीं रहा है, Cl2 दिख रहा है। तो भैया हमें ऑक्सीजन से मतलब है, ऑक्सीजन यहाँ गायब हो गया Mn से, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन गायब हो गया, रिमूव O2 हो गया, रिमूव O2 हो गया, इसीलिए क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब यहाँ तुम देखो आगे, यहाँ HCl, H में ध्यान देना है, क्या में ध्यान देना है, H में ध्यान देना है, ये मेन मॉलिक्यूल में ध्यान देना है, ठीक है, पहले वाले में ध्यान देना है, H में ध्यान दो और H के साथ पहले मिलाओ, मिला दिया। अब देखो यहाँ पर O2 जुड़ रहा है, जबकि यहाँ Cl2 Cl था, ठीक है। अब अगर O2 जुड़ रहा है हाइड्रोजन में तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, O2 जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से तुम्हारा ये स्पेसिफिक टर्म खत्म होता है और ये तुम्हारा चैप्टर भी खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें और एक वीडियो शायद से देखने को मिल जाए, यहाँ पर तुम्हें एक्टिविटी टाइप का कुछ अपने बुक में देखने को मिलता होगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ टर्म से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। इस चैप्टर में थ्योरी से इम्पोर्टेंट है ये तुम्हारे एक्टिविटीज़, तो इसको अगर मुझे पढ़ाने कहोगे बढ़िया से तो मैं इसे तुम्हें पूरे एक्टिविटी को समझा दूंगा। बहुत सारे एक्टिविटी हैं, लगभग 10-15 एक्टिविटी है, तो उसको मैं समझा दूंगा। और इसी तरह थैंक यू दोस्त, मिला, बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इस नोट्स को तुम रखो, इसको याद करो, ये मैंने खुद बनाया था और मैं इसी से पढ़ के यार अच्छा खासा नंबर लाया हूँ। मैंने हाल में ही बोर्ड एग्ज़ाम